कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब तक की कहानी का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। होयोंग ने अपनी शक्ति पाने के बाद सबसे पहला बड़ा टैलेंट चैड से चुराया था, जिससे उसे फास्ट स्प्रिंटिंग लेग्स मिले। इसके बाद उसने कई विदेशी और लोकल खिलाड़ियों से टैलेंट चुराए और साउथ कोरिया की अंडर 13 टीम को दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया। फिर उसे साओ पाउलो ब्राजील से ऑफर आया और वह वहां की अंडर 13 टीम में शामिल हो गया। वहां उसने टीम को जीत दिलाई और कॉन्थियंस को हराया। उसने कई खिलाड़ियों की स्किल्स कॉपी की, लेकिन मुख्य खिलाड़ी थे डगलस कैशमीरो और उसका विरोधी पाटो, जो कॉन्थियंस का इक्का था। इसके बाद वह साउथ कोरियन टीम के साथ जर्मनी गया, लेकिन इस बार वह अकेले टीम को जीत नहीं दिला सका, परंतु उसने वहां बहुत बड़ा टैलेंट हासिल किया। बेलक का यू लेवल मिडफील्ड कमांडर टैलेंट और अपने विरोधी मुलर का स्पेशल पेनिट्रेशन A+ टैलेंट। इतने बड़े खिलाड़ियों से टैलेंट चुराने के बाद होयोंग वापस साओ पाउलो लौटा और उसे अंडर 15 में प्रमोट कर दिया गया। अब तक वह अपने विरोधी मार्सेलो से फुटबॉल जीनियस A लेवल टैलेंट चुरा चुका है और अब उसकी नज़र काका के टैलेंट पर है। इस समय उसके पास 2 U लेवल टैलेंट्स हैं, मिडफील्ड कमांडर और फास्ट स्प्रिंटिंग लेग्स। वह एक फुटबॉल जीनियस है, यानी वह अपने साथियों से तेजी से बेहतर होता जाएगा। उसका फिजिक भी मजबूत है, उसके पास अच्छी मिड रेंज शॉट स्किल है और उसके पास वह सारे टैलेंट्स हैं जो एक अंडर 15 लेवल पर एक अनस्टॉपेबल स्ट्राइकर बनने के लिए चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं कि रियल मैड्रिड का रिक्रूटमेंट एनालिस्ट एंटोनियो सैंटोस FC का मैच देख रहा है। वह साफ देख सकता है कि दर्शकों की निगाहें एक खिलाड़ी पर टिकी हैं। उसका नाम है नेमार। याद रखें, हमारी कहानी उस समय की है जब नेमार बच्चा होता है और अंडर 15 टीम में खेल रहा होता है। एंटोनियो सोचता है कि 1 साल देखने के बाद भी उसमें स्टेमिना की कमी है, लेकिन वह एक संतुलित खिलाड़ी है। उसमें बेहतरीन एजिलिटी, फ्लैशी फुटवर्क और सटीक बॉल कंट्रोल है। उसमें ब्राजीलियंस की खासियतें हैं, फ्लेक्सिबल फिजिकल मूवमेंट और फ्लैशी टेक्निक्स। खेल के अंत में सैंटोस FC ने अपने विरोधी को 3-0 से आसानी से हरा दिया। एंटोनियो सोचता है सैंटोस से यही उम्मीद थी। उसे लगता है इस साल की चैंपियनशिप शायद सैंटोस ही जीत लेगा। अगला मैच है साओ पाउलो और बाहिया के बीच। इस बार एंटोनियो का लक्ष्य है साओ पाउलो के 4 खिलाड़ियों को देखना, कैशमीरो, डगलस, रोस्का और होयोंग। वह उनके खेल को लेकर उत्साहित है। मैच देखने के बाद एंटोनियो होयोंग के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। वह सोचता है इसका बेसिक बहुत मजबूत है और इसके अपने यूनिक मूव्स हैं। यह न केवल मिडफील्डर की तरह प्ले क्रिएट करता है, बल्कि कई पोजीशंस को भी कवर करता है। वह वास्तव में एक वर्सेटाइल प्लेयर है। उसके पास टैलेंट है, स्किल्स की क्वालिटी है और फिजिकल एबिलिटीज भी। उसमें कुछ भी कमी नहीं है। वह प्रोफेशनल लेवल पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। एंटोनियो उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डगलस, कैशमीरो, रोस्का और होयोंग मैच के बाद एक साथ है। होयोंग सभी को शानदार टीम वर्क के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। रोस्का भी खुश है क्योंकि उन्होंने 3-0 से मैच जीता। होयोंग आत्मविश्वास से कहता है चलो अगला मैच भी साथ में जीतते हैं। बाकी खिलाड़ी मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। घर जाते समय होयोंग मैच का क्रिटिकल एनालिसिस करता है। मैच अच्छा था, लेकिन गोल स्कोरिंग क्षमता थोड़ी निराशाजनक रही। अगली बार मुझे पार्टो से गोल स्कोरिंग एबिलिटी हासिल करनी होगी। सीजन अभी लंबा है, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इसलिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं। तभी अचानक एंटोनियो होयोंग के पास आता है। वह खुद को एक फुटबॉल स्काउट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। होयोंग सोचता है स्काउट सीजन में इतनी जल्दी आ गए। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है जब वह जानता है कि वह मैड्रिड, स्पेन से है। होयोंग थोड़े नर्वस होकर एंटोनियो को देखता है। एंटोनियो उसकी भावनाओं को पहचानते हुए कहता है इस बारे में ज्यादा मत सोचो, बस इतना जान लो कि एक स्पेनिश टीम है जो तुम्हारे टैलेंट को बहुत वैल्यू करती है। वह होयोंग को गुड लक विश करता है और चला जाता है और होयोंग साइलेंट खड़ा रह जाता है। 4 दिन बाद साओ पाउलो टीम रियो डी जेनेरो जाती है। लॉकर रूम में कोच टीम को संबोधित करते हुए कहता है हमने नेशनल लीग में खेलते हुए अपनी ताकत बचा रखी थी आज के रीमैच के लिए फ्लूमिनेंस के खिलाफ। हमने पिछली बार 2-0 से जीता था, लेकिन वो अब चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा यह फ्लूमिनेंस का होम ग्राउंड है। जरा सी कंसंट्रेशन की कमी घातक हो सकती है। अगर हम यह मैच जीतते हैं तो फाइनल्स तक का रास्ता साफ है। चाहे हम ड्रॉ करें, हारें या सिर्फ एक गोल से हारें, इन तीनों में से कोई भी नतीजा हमें सुपर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा सकता है। ओपनिंग सेरेमनी के दौरान मार्सेलो और होयोंग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। होयोंग अपने अंदर सोचता है मैं यह मैच किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता। यह मौका है काका का टैलेंट हासिल करने का, जिसकी शर्त है क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना। साथ ही वह मार्सेलो का टैलेंट भी हासिल करना चाहता है। मैच शुरू होता है। फ्लूमिनेंस के पास बॉल है। होयोंग देखता है कि उन्होंने अपनी साइड अटैक को और मजबूत किया है। 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर और 2 फॉरवर्ड्स। यह साओ पाउलो की टाइट फील्ड पोजीशनिंग के खिलाफ की गई रणनीति है। वे मैदान को फैला रहे हैं, जबकि साओ पाउलो बहुत टाइट खेलता है। मार्सेलो राइट विंगर है। क्या वे उसी साइड से अटैक करने की योजना बना रहे हैं?
होयोम सब कुछ कैलकुलेट करता है और रोस्का को पीछे आने को कहता है। रोस्का उसकी बात मान लेता है। अब होयोम ने साओ पाउलो की फॉर्मेशन को 4 डिफेंडर, 3 मिडफील्डर और 3 स्ट्राइकर में बदल दिया है। वह सोचता है अगर विरोधी साइड मजबूत कर रहा है तो हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। कोच सोचता है फ्लूमिनेंस की रणनीति साइड को मजबूत करती है लेकिन सेंटर को कमजोर करती है, इसलिए हमें मिडफील्ड पर कब्जा जमाना होगा और बॉल को साइड में जाने से रोकना होगा। पहले हाफ के 8 मिनट बाद हम देखते हैं कि फ्लूमिनेंस के खिलाड़ी आज काफी रफ गेम खेल रहे हैं। वे अपने शरीर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और साओ पाउलो के फॉरवर्ड्स के खिलाफ 2-2 खिलाड़ियों से हमला कर रहे हैं। होयोम सोचता है एक बात होती है जब होम टीम ज्यादा जोश में हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी जानलेवा दुश्मन से लड़ रहे हो। ये ऐसे खेल रहे हैं जैसे इनकी जान इसी पर निर्भर हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। अचानक होयोम देखता है कि रोस्का और एक विरोधी खिलाड़ी बॉडी प्रेसिंग कर रहे हैं ताकि बॉल की पोजीशन ले सकें। जबरदस्त फिजिकल टकराव के कारण दोनों खिलाड़ी गिर जाते हैं। रेफरी रोस्का को रेड कार्ड दिखा देता है। रोस्का और होयोम दोनों रेफरी के इस फैसले से हैरान रह जाते हैं। होयोम सोचता है रोस्का तो सिर्फ अपना बैलेंस ठीक करने की कोशिश कर रहा था, यह एकदम साफ एक्सीडेंट था। ये रेड कार्ड डिजर्व नहीं करता था। रेड कार्ड तब दिया जाता है जब खिलाड़ी का व्यवहार अनस्पोर्ट्समैन लाइक हो या जब कोई वायलेंट मूव से गोल होने की संभावना को रोका जाए। ब्राजीलियन चैंपियनशिप में अगर कोई खिलाड़ी रेड कार्ड से बाहर होता है तो उसे अगले 2 मैच में खेलने की अनुमति नहीं होती। यानी अगर साओ पाउलो क्वार्टर फाइनल में पहुंच भी गए तब भी रोस्का अगला मैच नहीं खेल पाएगा। रेफरी कहता है अपना नाम बताओ। रोस्का जवाब देता है ये एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रेफरी गुस्से में कहता है ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, अपना नाम बताओ। रोस्का रेफरी के एटीट्यूड से बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन सही समय पर होयोम उसे कंट्रोल करता है और कहता है अभी के लिए जो वो कह रहा है वही करो। रेफरी ने फैसला ले लिया है, अब ज्यादा बहस करोगे तो और सजा मिल सकती है। फिर रोस्का शांत होता है और अपना नाम बताता है। रेफरी उसे मैदान छोड़ने का आदेश देता है। अब हम देखते हैं कि साओ पाउलो की टीम में सिर्फ 9 खिलाड़ी बचे हैं। रोस्का बहुत हताश है और होयोंग उसकी फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकता है। वह सोचता है हमने इस मैच के लिए 4 दिन तक स्पेशल ट्रेनिंग की थी, हमारी मेहनत एक अनफेयर वजह से कुचली जा रही है। चाहे होम एडवांटेज कितना भी हो, ये तो साफ बदकिस्मती है। होयोम दृढ़ नजरों से सोचता है जो भी हो हम अपनी असली स्किल्स से मुकाबला करेंगे, हम जीतेंगे चाहे जो हो। कोच कप्तान फ्रेनू को बुलाता है और कहता है बॉल की पोजीशन देना ठीक है, लेकिन उनके पास के दौरान बॉल चुराने पर ध्यान दो और उन्हें कोई शूटिंग एंगल मत दो। फालतू की फिजिकल टक्कर से बचो। हम फॉल्स 9 टैक्टिक के साथ खेलेंगे। डगलस को पीछे भेजो और होयोम को फॉल्स 9 की भूमिका दो। फ्रेनू सहमति में सिर हिलाता है। कोच सोचता है फॉल्स 9 एक वर्सेटाइल रोल है जो दिखने में तो सेंटर फॉरवर्ड लगता है, लेकिन असल में वो पीछे जाकर मिडफील्ड को सपोर्ट करता है। यानी फॉल्स 9 असल में मिडफील्डर होता है जो फॉरवर्ड की तरह दिखता है। अब होयोम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे अटैक, डिफेंस और मिडफील्ड बैटल तीनों संभालने हैं। वह हमारी आखिरी उम्मीद है। पूरे पहले हाफ में होयोंग बिना थके दौड़ता रहा और यह तय किया कि वो कोच के विश्वास को धोखा नहीं देगा। वह मिडफील्डर्स को सपोर्ट करता है और कभी कभी और पीछे जाकर डिफेंडर्स को भी क्लोजली मार्क करता है। वह डिफेंस में भी एक्टिव रहता है, बॉल इंटरसेप्ट करने में मदद करता है और फिजिकल टक्कर से बचता है। तभी उसे एहसास होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। रोस्का के जाने से जो गैप बना है वो बहुत बड़ा है। हम चाहे डिफेंस जितना भी बढ़ाएं, विरोधी अपनी अटैकिंग ताकत बढ़ा सकता है। ऊपर से मार्सेलो साइड की ओर जा रहा है। वह टॉप फॉर्म में है। वह पूरे मैदान में दौड़ रहा है। वह पिछली बार के मुकाबले एकदम अलग प्लेयर लग रहा है और जैसे ही मौका मिलता है मार्सेलो एक शानदार हेडर गोल करता है। इस गोल से फ्लूमिनेंस मैच में 1-0 से आगे हो जाता है। होयोंग चिल्लाकर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, सभी ध्यान दो, हम जीत सकते हैं। लेकिन पूरी टीम का कॉन्फिडेंस गिर चुका है और दर्शकों की तेज चीयरिंग विरोधी टीम के लिए उन्हें और भी डिमोरलाइज कर रही है। होयोंग को एहसास होता है कि यह सिर्फ उनका रफ गेम नहीं है, बल्कि हर कोई दर्शकों की चीयरिंग से डर रहा है। यहाँ तक कि हमारे कप्तान फ्रेनू ने भी उम्मीद खो दी है। पहले हाफ के अंत में मार्सेलो एक और गोल करता है और फ्लूमिनेंस को 2-0 से लीड दिलाता है। लॉकर रूम में साओ पाउलो की पूरी टीम गुस्से में है। वे फ्लूमिनेंस को चीटर और कायर कह रहे हैं। तभी कोच कार्लो अंदर आते हैं। वह जोर से चिल्लाते हैं तुम लोग कर क्या रहे हो? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? डर किस चीज का है? फ्रेनू जवाब देता है ऐसा लग रहा है कि जरा सा टकराने पर भी हमारे खिलाफ फाउल दे दिया जाएगा।
इससे स्वाभाविक रूप से हम ज्यादा कॉशियस होकर खेल रहे हैं। कोच कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि फिजिकल टकराव से सावधान रहो, लेकिन क्या मैंने यह कहा कि पैसिव खेलो? यह कोई अनोखी स्थिति नहीं है। शायद तुम सब अभी यूथ प्लेयर्स हो, लेकिन यह स्टेज लगभग सेमी प्रोफेशनल है। क्या तुम प्रोफेशनल माइंडसेट की ट्रेनिंग भूल गए हो? जो भी हो जाए, अपने जज्बे को खो देना अनएक्सेप्टेबल है। फिर कोच दृढ़ता से कहते हैं, हमारा लक्ष्य है जीत, और उसके लिए कम से कम तुम्हें वो सब कुछ दिखाना होगा जो तुमने तैयार किया है। टीम कोच की गंभीरता देखकर जोर से कहती है, हाँ। कोच फिर होयोंग से कहते हैं, तुमने आज अच्छा किया। अगर तुमने इंटरवीन नहीं किया होता तो रोस्का को और बड़ी सजा मिलती। होयोंग जवाब देता है, लेकिन इसकी वजह से बाकी प्लेयर्स अब सही से प्रेशर नहीं बना रहे। वे सब डर गए हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे सब पैसिवली खेल रहे हैं। कोच जवाब देता है, तो तुम्हें अपना दिमाग और एक्टिवली इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें फॉल्स नाइन बनाया है। हालात कठिन है, इसलिए तुम्हारा रोल सबसे क्रूशियल है। होयोंग सहमति में सिर हिलाता है। लॉबी में रोस्का होयोंग को रोकता है और उसे उसके गुस्से पर कंट्रोल कराने के लिए धन्यवाद कहता है। होयोंग हमेशा की तरह दृढ़ता से कहता है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस टूर्नामेंट में टीमों की मौजूदा रैंकिंग के हिसाब से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए साओ पाउलो को फ्लूमिनेंस को एक और गोल करने से रोकना होगा। अगर मैच का स्कोर 2-0 पर ही खत्म होता है तो क्वार्टर फाइनल में जाने का फैसला पेनल्टी शूटआउट से होगा। इस सेकेंड हाफ में खिलाड़ियों की हर एक मूवमेंट तय करेगी कि मैच का परिणाम क्या होगा। अब साओ पाउलो की टीम में डर या घबराहट का कोई संकेत नहीं दिख रहा। उनकी मूवमेंट पहले हाफ के मुकाबले साफ तौर पर अलग नजर आ रही है। खासकर टीम के कप्तान फ्रेनो वह डिफेंस फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से कोऑर्डिनेट कर रहा है, बिना किसी भटकाव के। उसे होयोंग की बात याद आती है, दबाव मत लेना, मैं और बाकी मिडफील्ड संभाल लेंगे। फ्रेनो सोचता है, मेरे पास भरोसेमंद टीममेट्स हैं। हम देखते हैं कि साओ पाउलो की टीम ने मार्सेलो को डबल मार्किंग में ले रखा है। वे उसे किसी भी तरह की अटैकिंग प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे। मार्सेलो थोड़ा गुस्से में है। वह सोचता है, मैं इन दो खिलाड़ियों को पार नहीं कर पा रहा। ये कोई फाउल भी नहीं कर रहे। इनकी मूवमेंट सेकंड हाफ में पूरी तरह से बदल गई है। साओ पाउलो की डिफेंस बॉल को जबरदस्त तरीके से होल्ड कर रही है। फ्लूमिनेंस अटैक करने में असफल हो रहा है। दर्शक पूरी ताकत से फ्लूमिनेंस को चीयर कर रहे हैं। वे पूरे जोर से चिल्ला रहे हैं ताकि टीम को मोटिवेट कर सकें। होयोंग सोचता है, सब अनजाने में ही पैसिव हो गए थे, लेकिन अब केवल अपनी विल पावर से लड़ रहे हैं और सब एकजुट हो गए हैं। मुझे भी अब और आगे बढ़ना होगा। इस समय सबसे जरूरी है डिफेंस, लेकिन मार्सेलो काफी चालाक है। डबल मार्किंग के बावजूद लेफ्ट साइड धीरे धीरे टूट रही है। हम ट्रिपल डिफेंस नहीं बना सकते, वरना राइट साइड कमजोर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है स्टेमिना। सिर्फ 9 खिलाड़ियों के साथ फिजिकल थकान ज्यादा हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, स्थिति और बदतर होती जा रही है। सेकेंड हाफ के 25 मिनट में साओ पाउलो की पूरी टीम थक चुकी है। हर खिलाड़ी पसीने से भीगा है और तेज तेज सांस ले रहा है। फ्लूमिनेंस का कोच सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, हमारे पास नंबर और स्टेमिना दोनों में एडवांटेज है। अब अटैक करने का सही समय है। अचानक हम देखते हैं कि फ्लूमिनेंस गेम का टेम्पो बढ़ा देता है। मार्सेलो सभी खिलाड़ियों से कहता है कि मैदान में फैलो ताकि साओ पाउलो को लंबी दूरी तय करनी पड़े बॉल छीनने के लिए। ये रणनीति काम करती है। फ्लूमिनेंस का एक खिलाड़ी थके हुए साओ पाउलो खिलाड़ी को पार कर लेता है। वह फिर कैशमीरो को क्रॉस करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका शॉट गोलकीपर द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है। दर्शकों की आंखों में मायूसी साफ दिख रही है, क्योंकि फ्लूमिनेंस को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक गोल की जरूरत है। फ्लूमिनेंस लगातार अटैक कर रहा है और उनके पास स्टेमिना बचा हुआ है। मार्सेलो एक बार फिर गोल पोस्ट की ओर किक मारता है, लेकिन वो भी गोल नहीं होता। अब मैच खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। होयोंग काउंटर प्लान सोचने की कोशिश करता है। मुझे मार्सेलो को रोकना होगा। वह लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम उसे कंट्रोल कर लें तो डिफेंस का संतुलन कुछ हद तक संभाला जा सकता है। मार्सेलो लगातार सेंटो की लेफ्ट साइड पर अटैक कर रहा है। अगर अभी भी ब्रेच हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमें किसी तरह का ब्रेक थ्रू प्लान चाहिए, ऐसा जो मार्सेलो के अटैक को रोक सके। तभी उसे एक आइडिया आता है। ये विन या लूज की स्थिति है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। मार्सेलो सोचता है, साओ पाउलो की पूरी टीम थक चुकी है। स्टेमिना का फायदा हमारे पास है और होयोंग तो रोस्का की कमी भी पूरी कर रहा है। वह इस स्थिति में नहीं है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। मार्सेलो को याद है जब लॉकर रूम में उसके कोच ने कहा था, साओ पाउलो जल्दी ही फिजिकली टूट जाएगा। तुम्हें टेम्पो बढ़ाना होगा और इसी के साथ फुल स्केल अटैक शुरू कर देना। कोच की सलाह पर अब टीम टेम्पो बढ़ा देती है। लगता है अब वे फिनिशिंग ब्लो मारने की तैयारी में है। टीम का एक खिलाड़ी बॉल पास करता है मार्सेलो को,
मार्सेलो तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। वह सोचता है सेंटो मुझे मार्क कर रहा था, अब तक तो वो थक गया होगा, अब की बार मैं उसे पार कर जाऊंगा। लेकिन तभी होयोंग सामने आ जाता है और बॉल को जोर से किक कर देता है। मार्सेलो को एहसास होता है सेंटो की जगह अब होयोंग डिफेंड कर रहा है, जिसकी हालत बेहतर है। क्या वे अटैक छोड़कर अब पेनल्टी किक्स पर गेम ले जाना चाहते हैं? वह सोचता है होयोंग की स्किल्स सच में कमाल की हैं, काश वह मेरी टीम में होता, लेकिन क्योंकि वह विरोधी है, अगर मैं उसे हरा दूं तो मैं सबसे आगे आ जाऊंगा। मैं स्कोर करूंगा और अपनी टीम को जीत दिलाऊंगा, क्योंकि स्काउट्स मुझे देख रहे हैं। अब गेम खत्म होने में 8 मिनट बचे हैं। मार्सेलो और होयोंग अब आमने सामने भिड़ रहे हैं। दोनों बॉडी से एक दूसरे को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्सेलो फायदा उठाने के लिए खुद को ऐसे एंगल में ले जाता है ताकि होयोंग फाउल करे, लेकिन होयोंग अपने मूवमेंट पर कंट्रोल रखता है और फाउल करने से बच जाता है। मार्सेलो को समझ आता है कि होयोंग बहुत कॉशियस है, वो कोई फाउल नहीं करना चाहता। तभी मुस्कुराते हुए वह सोचता है कोई बात नहीं, और भी तरीके हैं, इस ड्यूल को जीतना जरूरी नहीं है। मैं अपने टीममेट को बॉल पास कर दूंगा और होयोंग से नहीं भिड़ूंगा। वह बॉल अपने टीममेट को पास करता है और खुद विरोधी टीम की गोल की ओर दौड़ने लगता है। वह अपने टीममेट से बॉल लौटाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही टीममेट बॉल पास करता है होयोंग वह बॉल चुरा लेता है। मार्सेलो हैरान रह जाता है। वह सोचता है होयोंग इतनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, क्या उसे पता था कि मैं उस दिशा में पास करने वाला हूँ? वह अपने टीममेट पर चिल्लाता है, तुम्हें पासिंग एंगल थोड़ा और खोलना चाहिए था। लेकिन फिर वह सोचता है, नहीं, गलती मेरी थी, मुझे थोड़ा और समय लेना चाहिए था। अब समय बचा नहीं है, शायद हमें ओवर टाइम में जाना पड़े। लेकिन तभी वह देखता है कि होयोंग उनकी दिशा में तेज दौड़ रहा है। अब साओ पाउलो अटैक पर है। मैच खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। होयोंग अपनी बची हुई सारी ताकत उस रन में लगा देता है। कोच सोचता है चाहे 1 मिनट ही क्यों न बचा हो, मैच का फैसला तो गोल से ही होता है। होयोंग बॉल को सेंटो को पास करता है और खुद आगे की ओर दौड़ता है। जब होयोंग विपक्षी एरिया में होता है तब सेंटो उसे बॉल वापस पास करता है। दर्शक चिल्ला रहे हैं, डिफेंड करो, गोल मत होने दो। मार्सेलो चिल्लाता है, ये बहुत बुरा हो रहा है, उसे जाने नहीं दे सकते। वह सोचता है मैच के इस आखिरी पल में भी होयोंग इतनी स्पीड कैसे बनाए रखे हुए हैं। वह तो जबरदस्त रफ्तार से हमारी डिफेंस को तोड़ता जा रहा है। भीड़ सन्नाटे में आ जाती है, सबकी सांसें थमी हुई हैं। होयोंग सोचता है मैं चींटी की तरह पूरे मैच में दौड़ता रहा हूँ, मेरे पैर भारी हो गए हैं, अब बस आखिरी बार हिम्मत दिखानी है। ये साओ पाउलो की काउंटर अटैक है। दर्शक होयोंग पर चिल्ला रहे हैं, वापस जा, बॉल गिरा दे, गलती कर दे। लेकिन होयोंग अब अपनी जोन में है। वह पसीने से भीगा हुआ है और सांसें जोर जोर से ले रहा है। वह सोचता है लगता है मेरा दिल फटने वाला है, सांस नहीं ली जा रही और पैर जैसे अभी जवाब दे देंगे। फिर वह अपने साथियों की ओर देखता है, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथी भी इसी एक काउंटर अटैक के लिए सब कुछ झेलते आए हैं। वह सोचता है ये जर्मनी के म्यूनिख के साथ हुए ओवरटाइम मैच से भी ज्यादा कठिन है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी टीम सिर्फ इच्छा शक्ति से चल रही हो। उसे चाबम की सलाह याद आती है, दिमाग शांत रखो और दिल में आग होनी चाहिए। मार्सेलो सोचता है ये समझ से बाहर है, इनके पास अभी भी इतनी स्टेमिना कैसे बची हुई है। अब होयोंग गोलकीपर के सामने है। वह सोचता है डिफेंस को मैंने पूरी तरह पार कर लिया है। सेंटो राइट से पेनल्टी बॉक्स में घुस रहा है, लेकिन मैं सीधे गोल करूंगा। वह बॉल को नट में गोलकीपर की टांगों के बीच से शॉट मारता है और गोल कर देता है। गोल देखकर स्टैंड में बैठे सभी खिलाड़ी, यहां तक कि रोस्का भी खुशी से झूम उठते हैं। डगलस मुस्कुराते हुए फ्रेनू से कहता है, वाकई में इसने गोल कर दिया। फ्रेनू जवाब देता है, ये तो असली मॉन्स्टर है। होयोंग अपना सिग्नेचर जश्न मनाता है, लेकिन तभी उसके सिस्टम में एक नई टैलेंट पॉप होती है, A- ब्लेजिंग विल पावर। होयोंग सोचता है क्या मेरी एक नई टैलेंट अभी अभी जाग गई, और वो भी A- रैंक। क्या ये टैलेंट मेरी मेहनत का नतीजा है या पहले से मेरे अंदर छिपी हुई थी? अब इस टैलेंट के साथ होयोंग के पास जबरदस्त मेंटल फोर्टिट्यूड है। मैच के बाद कुछ ही सेकंड बचे थे, दोनों टीमें थकी हुई थीं, लेकिन मार्सेलो थकने के साथ साथ गुस्से में भी था। और इसी के साथ मैच खत्म होता है। साओ पाउलो सुपर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाता है। पूरी टीम जीत की खुशी मना रही है। होयोंग संतोष के साथ सिस्टम की ओर देखता है। अब वह मार्सेलो की एक और टैलेंट कॉपी कर सकता है। बिना झिझक वह मार्सेलो की आउटस्टैंडिंग ड्रिबलिंग स्किल कॉपी करता है। वह सोचता है कि अगली बार जब उनका आमना सामना होगा तब वह फ्लेक्सिबल ड्रिबलिंग स्किल भी कॉपी करेगा, क्योंकि इस सीजन में वे शायद 2 बार और टकराएंगे। अब हम मार्सेलो को भावुक होते और रोते हुए देखते हैं। एक कोने में मार्सेलो सुबक रहा है। वह सोचता है मैं जीत के इतना करीब था। स्काउट्स भी शायद ये मैच देख रहे होंगे, ये पहचान बनाने का मौका था। तभी वह देखता है कि होयोंग उसके सामने है।
हाथ में अपनी जर्सी लेकर। वह वहां यूनिफॉर्म एक्सचेंज के लिए आया है। यूनिफॉर्म एक्सचेंज का मतलब है खेल के बाद खिलाड़ी एक दूसरे की जर्सी बदलते हैं, सम्मान और खेल भावना दिखाने के लिए। मार्सेलो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और सोचता है, ये लड़का मुझे सांत्वना दे रहा है। मैं हार मानता हूँ, मैं आज का मैच कभी नहीं भूलूंगा। मैं इस अनुभव को अपना सीढ़ी बनाऊंगा और भी मजबूत बनूंगा। दोनों हाथ मिलाते हैं। मैच के बाद लॉकर रूम में कोच सबको तारीफ करता है, लेकिन फिर कहता है, हम अभी सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, इसलिए लापरवाह नहीं हो सकते। आगे कई अहम मैच है और इस लीग के बाद और भी लीग्स हैं, जैसे रीजनल लीग, चैंपियंस लीग, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहो। टीम सब सहमति में सिर हिलाती है। हो योंग सोचता है, चैंपियंस लीग में तो मुझे दूसरे देशों के खिलाड़ी भी मिलेंगे। ये तो टैलेंट्स का ऑल यू कैन ईट बुफे जैसा है। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कोच फिर होयोंग को बुलाता है और कहता है, स्टैंड में कोई तुमसे मिलने आया है, वहां चले जाओ। होयोंग स्टैंड की तरफ जाता है और एक आदमी को उसे हाथ हिलाते हुए देखता है। वह कहता है, मेरा नाम हुआंग है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? होयोंग को याद आता है, जब मैं पिछले साल कोरिया वापस गया था, तुम वही जर्नलिस्ट थे जो एयरपोर्ट पर मेरी स्टोरी कवर करने आए थे। हुआंग मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, मुझे याद है, मैं यहाँ ब्राजील में हूँ 2014 वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल करेस्पॉन्डेंट के तौर पर, और मैंने सुना कि तुम आज के लिए मैच खेल रहे हो, तो मिलने चला आया। होयोंग मुस्कुराते हुए कहता है, आने के लिए धन्यवाद। हुआंग जवाब देता है, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुम मुझे लिखने के लिए कुछ बेहतरीन दे रहे हो। तुम पहले ही मशहूर हो, लेकिन इस आर्टिकल के बाद रेस्पॉन्स और भी जबरदस्त होगा। इंटरव्यू शुरू करने से पहले होयोंग ने हुआंग से रिक्वेस्ट की कि वह कोई गलत खबर न फैलाए। हुआंग ने भरोसा दिलाया कि वह व्यूअर्स बढ़ाने के लिए झूठी खबरों में विश्वास नहीं करता। फिर इंटरव्यू शुरू होता है। हुआंग पूछता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोच चा बम से करीबी रिश्ता है। अगर वो तुम्हें भविष्य में यूथ नेशनल टीम में बुलाते हैं तो क्या तुम स्वीकार करोगे? होयोंग जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, ये तो हर फुटबॉलर का सपना होता है और कोच चा बम से सीखना तो एक ऐसा मौका है जो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसके लिए यूरोप जाने का प्लान कुछ समय के लिए रोकना होगा। हुआंग पूछता है, तो फिर तुम्हारे भविष्य के प्लान्स क्या हैं? यूरोप या फिर साओ पाउलो में प्रो डेब्यू? होयोंग अपने सामान्य अंदाज में कहता है, अभी के लिए मैं वर्तमान पर फोकस कर रहा हूँ। हुआंग हंसते हुए कहता है, तुम सवालों से बच निकलने में माहिर हो। फिर वह होयोंग को थैंक्स बोलता है कि उसने इतना थके होने के बावजूद इंटरव्यू के लिए हाँ कहा। वह कहता है, मैं एक शानदार आर्टिकल लिखूंगा और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के लिए तुम्हें बधाई भी देता हूं। साथ ही मैं पहले से ही तुम्हें मैन ऑफ द मैच बनने की बधाई देना चाहता हूं। होयोंग जवाब देता है, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अभी ऐलान नहीं हुआ है। हुआंग हंसते हुए कहता है, सड़क पर चलते बच्चे को भी पता है कि ये अवार्ड तुम्हें ही मिलने वाला है। इंटरव्यू के बाद हम देखते हैं कि मैन ऑफ द मैच वाकई में होयोंग को ही मिला, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि जल्दी ही सो गया और यह खुशखबरी उसे अगली सुबह ही मिली। अगली सुबह जब वह उठा तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा था पिछली रात के मैच की वजह से। वह सिस्टम को देखता है और समझता है कि उसने काका की टैलेंट पाने की सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। वह सोचता है, मेरे पास पहले से ही एजिलिटी और मिड रेंज शॉट्स की टैलेंट है, इसलिए मैं उन्हें अभी स्किप करता हूँ। अब मैं यू लेवल क्राउन प्रिंस, प्लेमेकिंग और ए प्लस लेवल स्कल्प्टेड ब्यूटी के बीच कंफ्यूज हूँ। वह सोचता है, यू रैंक एक यूनिक टैलेंट है जो सिर्फ काका के पास है, जबकि ए रैंक एक रेयर टैलेंट है, लेकिन प्रायोरिटी यू रैंक पर होनी चाहिए, और अगर मैंने यू रैंक पहले ले ली तो बाकी शर्तें आसान हो जाएंगी। मैं स्कल्प्टेड ब्यूटी बाद में भी ले सकता हूँ। फिर वह क्राउन प्रिंस प्लेमेकिंग को सेलेक्ट करता है, जो 30 दिनों में पूरी तरह अब्जॉर्ब होगी। प्रैक्टिस ग्राउंड में काका चिंतित होकर पूछता है, होयोंग, अच्छा है कि तुम मोटिवेटेड हो, लेकिन क्या तुम वाकई ठीक हो? तुमने कल खुद को बहुत पुश किया होगा। होयोंग जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, जब तक मौका है मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। अंदर से वह काका की टैलेंट लिस्ट देख रहा होता है और सोचता है, मैं एक दिन भी ट्रेनिंग और टैलेंट कॉपी करने का मौका नहीं छोड़ूंगा। अब उसे समझ आता है कि बाकी शर्तें भी अब आसान हो गई हैं और एस रैंक की हिडन कंडीशन भी अब सामने आ गई है। वह एस रैंक लाइटनिंग ड्रिबल को कॉपी कर सकता है, बस उसे काका के साथ 2000 मिनट की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। काका कहता है, तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा लग रहा है। होयोंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये सब आपके कारण है टीचर। अंदर ही अंदर वह सोचता है, मैं इस टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करूंगा। साओ पाउलो फैसिलिटी में हम देखते हैं कि डायरेक्टर विक्टर और कोच कार्लो गंभीर बात कर रहे हैं। विक्टर कहता है, आजकल स्काउट्स बहुत परेशान कर रहे हैं, वे बार बार जानकारी मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मैंने पिछला मैच देखा। कोच जवाब देता है, भविष्य में और भी स्काउट्स आएंगे, क्योंकि होयोंग का फॉर्म बहुत अच्छा है। इस साल चैंपियनशिप जीतना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि सब खिलाड़ी अपना बेस्ट खेलें।
इसीलिए मैं रोस्का की रेड कार्ड के खिलाफ अपील करना चाहता हूं। डायरेक्टर इस पर सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फेडरेशन ने साओ पाउलो की रिक्वेस्ट का जवाब दिया। गेम कमेटी ने पुष्टि की कि रोस्का का एक्शन जानबूझकर नहीं था और रेफरी का निर्णय गलतफहमी था। कोच कार्लो टीम को बताता है रोस्का का रेड कार्ड अब नल एंड वाइड हो गया है। पूरी टीम इस खबर से खुश हो जाती है क्योंकि अब रोस्का क्वार्टर फाइनल सहित अगले मैचों में खेल सकेगा। कोच और पूरी टीम राहत की सांस लेते हैं। इस बीच कोरिया में पत्रकार हुआंग का इंटरव्यू धूम मचा रहा है। कोरियन फैंस खुश हैं कि एक कोरियन खिलाड़ी ने ब्राजील में ब्राजीलियनों को उनके ही देश और खेल में हरा दिया। कुछ फैंस हैरान हैं कि एक 12 साल का बच्चा अंडर 15 खिलाड़ियों को हरा रहा है। वह शायद टीम का सबसे छोटा खिलाड़ी है, लेकिन उसका शरीर अधिकतर मिडिल स्कूलर से बेहतर दिख रहा है। हालांकि कई पॉजिटिव रिव्यूज थे। कुछ लोगों ने उसे हेट भी किया। किसी ने कहा उसका लुक एवरेज है, वो अभी भी बच्चे जैसा दिखता है, जबकि टीम के बाकी खिलाड़ी काफी मैच्योर लगते हैं। आर्टिकल में फैंस की अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई गईं। जहां एक ओर प्रशंसा थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार काका की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। काका कहता है अब मुझे एसी मिलान जाना होगा, अगली बार मैदान में मिलते हैं। होयोंग मुस्कुराकर जवाब देता है मैं जरूर मिलने आऊंगा। अंदर से वह काका का धन्यवाद करता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसने इतनी सारी टैलेंट्स हासिल की हैं।